ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर के बारे में। अब दिस इज पेज नंबर 1। ट्रांजिस्टर देखो, ट्रांजिस्टर इज अ बाई जंक्शन डिवाइस। ठीक है, ये है क्या यहाँ पे? इट इज बाई जंक्शन डिवाइस। ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, बट इनपुट और आउटपुट के लिए हमको 4 टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, तो किसी एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ता है इसमें, ट्रांजिस्टर में। ठीक है ना? तो इट इज अ बाई जंक्शन डिवाइस। एंड ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे? एनपीएन एंड पीएनपी। एनपीएन एंड पीएनपी, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। हाँ, देखो ट्रांजिस्टर आर 2 टाइप, एनपीएन एंड पी एंड पी। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो देखो एनपीएन, एनपीएन मतलब एक ही क्रिस्टल लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम का, और उस एक सिंगल क्रिस्टल में फिर डोपिंग कराई जाती है। ठीक है, ये एक सिंगल क्रिस्टल है एंड यहाँ पे फिर डोपिंग कराई जाती है। ये तो ये हो गया एन, फिर ये पी और ये फिर एन, और इसमें ये 3 टर्मिनल हो गए। ये 3 टर्मिनल है यहाँ पे, एक को बोलते हैं हम एमीटर, एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं कलेक्टर। और ऐसी पीएनपी में भी ये पी, ये एन एंड देन पी, ये हो गया एमीटर टर्मिनल, इसको बोलते हैं बेस टर्मिनल, और ये है यहाँ पे एक कलेक्टर टर्मिनल। तो बाई जंक्शन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इस ट्रांजिस्टर में ना 2 जंक्शन बन रहे हैं। 2 जंक्शन कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं? एक जंक्शन ये हो गया एमीटर बेस में, एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे होल्स हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड देन होल्स। ठीक है, जैसे साइज जो मैंने बनाया है यहाँ पे, अब इनका मैं सिंबल अगर बना दूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सर्किट में। ये 3 टर्मिनल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एक टर्मिनल हो गया ई, मतलब एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल। सो दिस इज कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज बेस टर्मिनल एंड दिस इज एमीटर टर्मिनल। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो सिंबल होता है एरो का, वो ये होता, मतलब करंट का डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो मैंने वहां पे ड्रॉ किया है। एंड देन पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से आता है, ये कलेक्टर टर्मिनल, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे एमीटर टर्मिनल, और ये हो गया आपका बेस टर्मिनल। ठीक है, तो ये सिंबल किसका यहाँ पे? दिस इज फॉर एनपीएन। और अगर एरो का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये रहेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। मतलब एनपीएन को सिंबॉलिकली ऐसे ड्रॉ करोगे और पीएनपी को सिंबॉलिकली आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ये जो एरो होती है ना, यहाँ पे 3 टाइप से करंट है। ये वाला करंट आएगा बेस करंट, और ये करंट रहेगा कलेक्टर करंट।
यहाँ पे ये करंट कौन सा है, एमीटर करंट। ऐसे ये दिस इज द एमीटर करंट, ये है बेस करंट और ये है यहाँ पे कलेक्टर करंट। तो ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है या एमीटर करंट इज सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। मतलब एमीटर करंट इज सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो इसको ध्यान में रखना है। अब मैं जो तीनों रीजन है उन तीनों रीजन की बात कर लूं, ठीक है। तीन रीजन कौन कौन से हो गए यहाँ पे, एक हो गया एमीटर, एक हो गया बेस और एक कौन सा रीजन हो गया, कलेक्टर रीजन, ठीक है। एमीटर रीजन, बेस रीजन एंड देन कलेक्टर रीजन। इन तीनों रीजन में एमीटर रीजन की डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है और इसका साइज मॉडरेट होता है। तो जो तीन रीजन होते हैं एमीटर, it is highly doped and moderate in size, इसका साइज मॉडरेट होता है। फिर जो बेस होता है इट इज वेरी लाइटली डोप्ड, ठीक है। बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन। एक तो बेस रीजन की जो डोपिंग है वो बहुत कम की जाती है और बहुत ही थिन रखा जाता है ये। तो जो दूसरा रीजन होता है इसमें बेस, इट इज वेरी lightly doped and very thin, बहुत पतला रखा जाता है ये। एंड जो तीसरा रीजन है कलेक्टर रीजन कैसा होता है ये, जो कलेक्टर रीजन होता है सी, इट इज moderately doped किया जाता है ये एंड लार्ज इन साइज। दोनों के कंपैरिजन पे, मतलब एमीटर के कंपैरिजन में इसका साइज ज्यादा होता है, वैसे डायग्राम पे भी देखा, लार्जेस्ट इन साइज। अब इसको बाई जंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जंक्शन बन रहे हैं। कौन कौन से दो जंक्शन बन रहे हैं यहाँ पे, एक बन रहा है एमीटर और बेस के पास में, और एक जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, एक जंक्शन ये बन गया यहाँ पे, दिस इज ईबी जंक्शन, और एक जंक्शन ये बन गया यहाँ पे, दिस इज सीबी जंक्शन। तो ये दो जंक्शन बनते, एक हो गया एमीटर बेस जंक्शन और एक हो गया यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम बाई जंक्शन डिवाइस भी बोलते हैं। अब मैं इनकी बात अगर कर लूं तो जो बेस करंट होता है, बेस करंट इज नियरली 5% of emitter current and collector current is nearly 95% of emitter current। मतलब बेस की डोपिंग इतनी कम की जाती है कि जो बेस करंट होता है वो लगभग 5% होता है, किससे, एमीटर करंट से, और जो कलेक्टर करंट होता है वो लगभग 95% होता है एमीटर करंट के। तो इसकी डोपिंग बहुत कम की जाती है बेस की, मतलब एमीटर से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन बेस में बहुत कम रिकम्बाइन होते हैं और लगभग 95% जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चले जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एमीटर मतलब इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, तो लगभग 5% जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस की तरफ चले जाते हैं और 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये, और सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर की तरफ से होल्स निकलते हैं और बेस में लगभग 5% बेस करंट प्रोड्यूस करते हैं और 95% बेस को क्रॉस कर जाते हैं और कलेक्टर रीजन में पहुंचते हैं। तो कलेक्टर रीजन की विड्थ ज्यादा क्यों रखी जाती है, कलेक्टर रीजन की विड्थ ज्यादा इसलिए रखी जाती है क्योंकि वो चार्ज कैरियर को कलेक्ट कर रहा है, मतलब वहां पे कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन और जो प्रोसेस है वो होगी, तो इसके कारण डिवाइस हीट हो जाता है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी थिकनेस ज्यादा रखी जाती है, उसका साइज ज्यादा रखा जाता है, ठीक है ना, कलेक्टर रीजन का। इसलिए कलेक्टर रीजन का साइज सबसे ज्यादा होता है, एमीटर रीजन का साइज मॉडरेट होता है और बेस बहुत थिन बनाया जाता है और उसकी डोपिंग का लेवल भी बहुत
कम रखा जाता है, ठीक है ना, वेरी लाइट डोपिंग। इसके कारण बेस रीजन में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ 5% के आसपास होता है, और 95% जो करंट है वो कलेक्टर रीजन में पहुंच जाता है, मतलब एमीटर से निकलने वाले जो चार्ज कैरियर है वो कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं। अब इस पे ये है कि भाई ये बेस का काम क्या है, इसको अपन हटा सकते थे क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में बिना बेस करंट के बेस एक प्रकार से ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब अगर बेस करंट 0 रहेगा तो कलेक्टर करंट बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना। मतलब बेस अगर नहीं रहेगा तो कलेक्टर करंट बनेगा ही नहीं, मतलब अगर तुम बेस करंट को 0 कर दोगे तो कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेस यहाँ पे लिख दूं, इफ बेस करंट इज 0 देन कलेक्टर करंट इज आल्सो 0, मतलब बेस यहाँ पे एक ब्रिज का काम करता है चार्ज कैरियर के फ्लो के लिए। तो जनरल ऑपरेशन में ये जो जंक्शन होता है एमीटर बेस जंक्शन, जिसको आप इनपुट बोलते हो, इसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, और इसको कैसा रखा जाता है, रिवर्स बायस मोड में रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पार्ट हो गया। इसके बाद मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर एक बार इसका मतलब समरी थोड़ा बता सकते हो क्या? फिर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, उसके चक्कर में छूट गया था मेरा बहुत। समरी ये बेटा, जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना ये दो टाइप के हो गए, एक एनपीएन और एक कौन सा पीएनपी, ठीक है। हाँ सर। कोई भी ट्रांजिस्टर हो एनपीएन या पीएनपी, इसमें तीन पार्ट होगा, एक एमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। तो ये बनते कैसे, एक सिंगल क्रिस्टल में एक साइड पे एन की डोपिंग कर दो, बीच में पी की डोपिंग कर दो, और जो एक और साइड बचती है उसमें एन की डोपिंग कर दो, या फिर पीएनपी टाइप की डोपिंग कर दो। मतलब ऐसा मिलाते नहीं, चिपकाते नहीं है, हाँ, कभी भी एक ही सिंगल क्रिस्टल में डोपिंग कराई जाती है। और फिर इसमें जो एमीटर रीजन होता है उसकी डोपिंग सबसे ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि ये चार्ज कैरियर को एमिट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, और इसका साइज मॉडरेट होता है। बेस रीजन की डोपिंग सबसे कम होती है, और ये बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है बेस। एंड कलेक्टर रीजन का साइज सबसे बड़ा होता है, और डोपिंग इसकी मॉडरेट होती है। और इसका साइज सबसे बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि चार्ज कैरियर को ये कलेक्ट करता है, इसके कारण डिवाइस हीट होते हैं, तो वो हीट कंपनसेट हो जाए, जितना बड़ा साइज रहेगा तो उतना कम ये हीट आएगी वहां पे उस पोर्शन में, इसलिए इसका साइज ज्यादा रखा जाता है। फिर नीचे सिंबल बनाया हुआ मैंने, एनपीएन का सिंबल और पीएनपी का सिंबल कैसा है। एंड एमीटर करंट किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। बेस करंट लगभग 5% होता है एमीटर करंट के, एंड कलेक्टर करंट इज नियरली 95% ऑफ एमीटर करंट। बेस करंट अगर 0 है तो कलेक्टर करंट 0 रहेगा, मतलब बेस से करंट फ्लो होनी चाहिए तब ट्रांजिस्टर काम करेगा, नहीं तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। मतलब बेस एक प्रकार से ब्रिज का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? सर सर हम ट्रांजिस्टर यूज क्यों करते हैं? अभी आने तो दे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो खुद ब खुद यूज आ जाएगा। ट्रांजिस्टर का यूज आप स्विच के जैसे कर सकते हो, एम्पलीफायर के जैसे कर सकते हो। तो ट्रांजिस्टर का पहले तो यूज ऐसा एम्पलीफायर के फॉर्म पे आया था, फिर बाद में और ऑब्जर्वेशन की गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की स्टडी की गई, तो फिर उसका स्विच के फॉर्म पे भी यूज कर सकते हैं। स्विच मतलब समझ गया, ऑन ऑफ एक्शन वाली जो होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे, ठीक है। हाँ सर। तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अगले पेज पे जाते हैं अपन, पेज नंबर 2 पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब हम इसकी वर्किंग आते हैं, ठीक है। तो वर्किंग समझने के लिए एक्चुअल में इसमें 3 टर्मिनल है ना।
तो 3 टर्मिनल होने के कारण एक टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ता है। तो वर्किंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वर्किंग इस तरह से समझ लो आप, 3 टर्मिनल है इसमें, तो 2 टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ेगा, सॉरी एक टर्मिनल को कॉमन रखना पड़ेगा। जैसे ये एक ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये एमीटर, सॉरी ये सपोज एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, ठीक है, और ये हो गया एमीटर, और ये हो गया यहाँ पे बेस टर्मिनल, और ये हो गया यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल। तो बेस टर्मिनल को जनरली कॉमन कर देते हैं। अब कॉमन कर दिया आपने तो ये इनपुट यहाँ पे आ गया आपका, है ना। ऐसे ही इधर पे भी आपने इसको कॉमन कर दिए तो आप ये समझ सकते हो कि इधर पे आप आउटपुट ले रहे हो, ठीक है। तो ये बेस को क्या कर दिया आपने, कॉमन कर दिए। तो एमीटर को भी कॉमन कर सकते हैं, कलेक्टर को भी कॉमन कर सकते हैं। तो वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए हमने बेस को, कॉमन बेस मोड से हम वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब इस साइड पे जो चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक होल भी होते हैं, एंड यहाँ पे होल्स हैं, एंड देन देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड कुछ एक आपको होल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल वर्किंग में आप ध्यान रखो, ये जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, एमीटर बेस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, इसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। और कलेक्टर बेस जंक्शन इज टेकन इन रिवर्स बायस मोड। मतलब यहाँ पे अब आप बैटरी अगर लगाते हैं, ठीक है, तो मैं अगर ये बैटरी लगा दूं यहाँ पे, इस साइड पे इनपुट आप लोगे और इस साइड पे आप आउटपुट लोगे, तो बैटरी लगाओगे, इसको फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो ये एन है, एन मतलब नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव, तो ये एन प्लस पी, तभी ये कैसा बनेगा आपका, ये वाला जो जंक्शन है एमीटर बेस जंक्शन, दिस इज द एमीटर बेस जंक्शन, ये कैसा रहेगा आपका, फॉरवर्ड बायस मोड में है। और ये जो जंक्शन यहाँ पे, दिस इज कलेक्टर बेस जंक्शन, ये कैसा रखना है आपको, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में तभी आएगा ये जब आप बैटरी किस तरह से लोगे, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, इस तरह से आप बैटरी लगा दोगे तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा यहाँ पे। तो बैटरी के नाम दे देते हैं अपन, दिस बैटरी इज VCC एंड दिस बैटरी इज VEE, ठीक है। ये बैटरी आपने यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। तो जो जनरल वर्किंग होती है जनरली एमीटर बेस जंक्शन को, मतलब ऐसा साइंटिस्टों ने सारी तरकीब देखी होगी, इसको रिवर्स बायस में लिया होगा, इसको भी रिवर्स करके देखा होगा, इसको फॉरवर्ड, इसको भी फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड, इसको रिवर्स, इसको रिवर्स, इसको फॉरवर्ड, ऐसे सब ऑप्शन देखे होंगे उन लोगों ने। लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट मिले उसके एज अ वर्किंग के फॉर्म में, वो इससे मिले, ठीक है ना। तो जनरल वर्किंग इन जनरली ये है, इन जनरल ऑपरेशन, मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज इन जनरल, जनरल मतलब समझ गए, इन जनरल ऑपरेशन एज अ एम्पलीफायर एंड स्विच के फॉर्म पे जब हम यूज करते तो इस तरह से इसको रखा जाता है, इसकी बाइसिंग ऐसी रखी जाती है। अब बाकी का जो डिस्कशन है, देखो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देख करंट इस तरह से आएगा यहाँ पे, एमीटर करंट, और ये एमीटर करंट ऐसा बन रहा है यहाँ पर से, दिस इज द एमीटर करंट, यहाँ आके करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर से बेस करंट हो गया, एंड दिस इज द कलेक्टर करंट, ठीक है। ये कलेक्टर करंट बन गया यहाँ पे, तो ये एमीटर करंट है और ये कलेक्टर करंट है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IC हियर। तो अगर आप इसका सर्किट मोटे मोटे तौर पे अगर सर्किट डायग्राम बनाते हो उसका, तो ये सर्किट डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये है NPN, मतलब ये जो एरो होती है ना, ये एरो बेसिकली NPN के लिए हम बना देते हैं, और ये टर्मिनल बन गया आपका बेस, ये कलेक्टर और ये एमीटर। तो एक को आपने कॉमन कर दिया यहाँ पे, एंड देन बैटरी आप लगा देगा, तो ये N मतलब पॉजिटिव, रिवर्स बायस में रखने के लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, N को, बेस को तो आपने कॉमन कर दिया है, और सिमिलरली यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए
ये माइनस एंड देन प्लस, दिस बैटरी इज VEE एंड दिस बैटरी इज VCC। तो सर्किट डायग्राम बनाओगे तो ऐसा सर्किट डायग्राम बनाते हैं, और ये मैंने एक जनरल डायग्राम बना दिया जिसमें ट्रांजिस्टर को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो जनरल ऑपरेशन में ये इस तरह से रखा जाता है। अब देखो इसमें जो टोटल करंट है, टोटल एमीटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। देखो यहां से ये एमीटर है, एमीटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये ऐसे जा रहे हैं, कुछ पार्ट उसके बेस करंट को बना रहे हैं, कुछ पार्ट मतलब लगभग 5% ये कौन सा करंट बनाते, बेस करंट बनाते, और 95% जो इलेक्ट्रॉन है बेस को क्रॉस करके कहाँ पे चले जाते, कलेक्टर रीजन में चले जाते। देखो ये फॉरवर्ड बायस में रखे हो, तो फॉरवर्ड बायस से यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, है ना। या फिर आप ये समझ लो कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन को और इधर पुश करेंगे फॉरवर्ड बायस होने के कारण। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गया, बेस में पहुंच गए। जब ये इलेक्ट्रॉन बेस में पहुंच गए तो इधर का जो जंक्शन ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये लगभग 95% इलेक्ट्रॉन बेस रीजन को क्रॉस करके कहां पे चले जाते, कलेक्टर रीजन में चले जाते, और जो 5% है लगभग ये बेस करंट बनाते हैं। ठीक है, तो सर्किट इस तरह से कंप्लीट होता है या करंट इस तरह से फ्लो होता है यहाँ पे। तो जो बेस करंट है इट इज नियरली 5%, यहाँ पे मैं लिख दूं, बेस करंट इज नियरली 5% of emitter current and collector current is nearly 95% of emitter current होता है। अगर हम बेस करंट को जीरो कर दें, बेस करंट जीरो कब होगा, अगर इसकी बाइसिंग ही नहीं रखोगे। अगर बाइसिंग नहीं रखोगे तो यहां से फिर इधर पे करंट का फ्लो होगा ही नहीं, ध्यान रखना। तो बेस करंट होना जरूरी है। अगर बेस करंट नहीं रहेगा तो फिर यहां से जो चार्ज कैरियर यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो इसमें एक कंडीशन होती है, इफ बेस करंट इज जीरो देन कलेक्टर करंट इज आल्सो जीरो। तो बेस करंट रखना ही पड़ेगा। अब क्या हो रहा है देखो, इस पे ट्रांजिस्टर पे एमीटर बेस जंक्शन कौन से बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या कर रहा है, लो रेजिस्टेंस रीजन से करंट को हाई रेजिस्टेंस रीजन में ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, कलेक्टर बेस रीजन इज इन फॉरवर्ड बायस, मतलब लो रेजिस्टेंस इसका, ठीक है, लो रेजिस्टेंस एंड एमीटर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस में है, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस रहता है इसका। ठीक है, दिस इज इन हाई रेजिस्टेंस। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, सो देयरफॉर ट्रांजिस्टर बायस में होगा ना, क्या ईबी फॉरवर्ड बायस में होगा ना। अब मैं रिवर्स में किया, ये ईबी ये फॉरवर्ड बायस और ये सीबी रिवर्स बायस है। सो ट्रांजिस्टर ट्रांसफर करंट फ्रॉम low resistance region, low resistance to high resistance, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करंट को ट्रांसफर कर दे रहा है, किसका यूज करके, बेस का यूज करके। तो हमारे पास प्रैक्टिकली ऐसे कोई डिवाइस नहीं है जो लो रेजिस्टेंस से करंट को डायरेक्ट कहां पे ट्रांसफर कर दे, हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर कर दे और हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी ना पड़े। तो इसके पहले ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी के पहले ना ट्रायोड वाल्व चलते थे। तो जो तुमने बहुत पुरानी घर में किसी की टीवी होगी वो डब्बे वाली, है ना, जिसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, तो उसमें एक्चुअल में ट्रायोड या पेंटोड वाल्व उसमें यूज होते थे जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। और अब देखो जो पतली पतली टीवी आने लगी है ना, एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी, तो एक्चुअल में उसमें क्या यूज होने लगा है, ट्रायोड वाल्व की जगह में अब ट्रांजिस्टर यूज होने लगे हैं, जिसके कारण एक तो कॉस्ट कटिंग हो गई वहां पे, दूसरा एक और पार्ट आ गया कि इनका सर और फोन्स में भी होगा ना।
उसके हाँ, चक्कर फोन में में भी फोन होता हीट हो है जाते हैं। ये चीज फोन में भी होता है ये ट्रांजिस्टर। मतलब अगर सोचो ये ट्रांजिस्टर आते नहीं, डेवलप नहीं होते, तो आप अभी जो स्क्रीन वाले, टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल हैं या फिर जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी शायद इस तरह से हम यूज नहीं कर पाते। तो ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लेकर गया है, ठीक है ना। तो पहले क्या बना, पीएन जंक्शन डायोड बने, तो फिर किसी का दिमाग चला हुआ कि अगर पीएन में ऐसा हो रहा तो एक साइड और ज्वाइन करके देखते कि क्या होता है, और फिर उसके कर्व वर्व ड्रॉ किए होंगे, तो फिर उससे उनका यूज समझ में आया होगा। तो डिस्कवरी इस तरह से हुई थी ट्रांजिस्टर की अल्टीमेटली, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर ने जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है अपनी, उसको बहुत अपर लेवल पे लेकर गया है ना। और एक तो कॉस्ट कटिंग हो गई, उससे कॉस्ट कम आने लगी। दूसरा ये मजबूत होने लगे, मतलब एक तो पावर कम कंज्यूम करते हैं, और ये रफ यूज भी हम इनका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट रहा है। तो वर्किंग समझ गए ना। एमीटर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एमिट होते हैं, बेस में की डोपिंग बहुत कम होती है, तो लगभग सिर्फ 5% बेस करंट प्रोड्यूस करते हैं, बेस करंट बनाते हैं, और 95% जो चार्ज कैरियर है वो क्रॉस होके कहां पे चले जाते हैं, कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं और कलेक्टर करंट बनाते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है, मतलब किसी भी ट्रांजिस्टर की। समझ गए कि नहीं? ये किसी भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, ठीक है, समझ गए? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? जी सर। अब एक्चुअल में मैंने यहाँ पे बेस को कॉमन किया है ना। आप एमीटर को भी कॉमन कर सकते हो, कलेक्टर को भी कॉमन कर सकते हो, बट एज अ एम्पलीफायर और स्विच के फॉर्म पे कॉमन एमीटर मोड का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉमन एमीटर मोड उसमें यूज होता है। ये मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया ना लेकर इस पेज का? हो गया स्क्रीनशॉट लेके? Now this is पेज नंबर 3, ठीक है। देखो पेज नंबर 3। अब मैं दोनों मोड यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक कॉमन बेस मोड और एक कौन सा, कॉमन एमीटर मोड, ठीक है। कॉमन बेस मोड एंड कॉमन एमीटर मोड। कॉमन कलेक्टर मोड भी होता है। तो दोनों में क्या खास बात है, कॉमन बेस मोड, सीबी मोड, एंड कॉमन एमीटर मोड। तो ये सीबी मतलब बेस को कॉमन कर रहे हैं, तो ये बेस को आपने कॉमन किया हुआ है। आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हो यहाँ पे, मैंने एनपीएन ले लिया, आप पीएनपी भी ले सकते हो, बट सर्किट बनाते टाइम ध्यान रखना, ये एनपीएन में एरो ऊपर की तरफ आएगी, एंड दिस इज द कलेक्टर रीजन एंड दिस इज द बेस टर्मिनल। उसके बाद अब आप यहाँ पे बैटरी लगा दो, ठीक है। इसको फॉरवर्ड बायस में रखना, मतलब एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो ये बैटरी आपने लगा दी, दिस बैटरी इज VEE। और इसको रिवर्स बायस में रखना, तो एन को प्लस से कनेक्ट करोगे तो ये रिवर्स बायस आएगा, तो दिस बैटरी इज VCC। अब यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल दे देते हो और यहाँ पे आपको आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, यहाँ से आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो, यहाँ पे आप आउटपुट सिग्नल ओपेंड कर रहे हो, या फिर इनपुट इधर ले रहे हो आप, आउटपुट इधर पे ले रहे हो, ठीक है। तो ये जनरल सिंपल डायग्राम मैंने बना दिया। यहाँ पे ये बन गया आपका एमीटर करंट, और ये है एमीटर करंट एंड देन। अच्छा, यहाँ पे ना अर्थिंग करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ये कॉमन कर दिया आपने। अर्थिंग करने से ऐसा नहीं कि करंट ग्राउंड पे चला जाएगा, भाई सर्किट कंप्लीट होगा। ये बेस करंट बनेगा, इधर से ये कलेक्टर करंट है, एंड दिस इज द कलेक्टर करंट ऐसा। तो सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो होगा अगर ये एनपीएन है तो। और अगर ये पीएनपी रहता तो पीएनपी में यहाँ पे पीएनपी, तो इसको फॉरवर्ड बायस में बनाने के लिए क्या करते, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और यहाँ पे पीएनपी तो ऊपर क्या रहता, माइनस, और नीचे प्लस आता। तो ये कॉमन बेस मोड हो गया, ठीक है ना।
सो दिस इज द कॉमन बेस मोड, ये है कॉमन बेस। और ये क्या है यहाँ पे दूसरा वाला कॉमन एमीटर मोड। ठीक है, दूसरा जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, एमीटर को भी कॉमन कर देते। तो ये है कॉमन एमीटर मोड एंड सपोज इट इज एन ट्रांजिस्टर, ये एमीटर टर्मिनल हो गया एंड दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस इज द बेस टर्मिनल। तो इसमें एमीटर को कॉमन कर दिया हमने और अब आप बैटरी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बैटरी कैसे लगेगी? बी मतलब बेस, बेस मतलब पी है, तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तब यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस आएगा। तो ये बैटरी हो गई वी, और यहाँ पे एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तब ये रिवर्स बायस आएगा, मतलब ये बैटरी आपके आगे VCC यहाँ पे। एंड NPN है तो जो सिंबल है एरो का वो ऐसा आएगा। एंड देन अब करंट आप ड्रॉ कर दो, करंट लिख दो आप। यहाँ पे जो एमीटर करंट है ये इस तरह से आएगा यहाँ पे, दिस इज द एमीटर करंट। और ये कौन सा करंट हो गया यहाँ पे? बेस करंट। और ये कौन सा करंट हो गया यहाँ पे? कलेक्टर करंट हो गया। समटाइम यहाँ पे इसको अर्थिंग भी कर देते, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट यहाँ पे अर्थिंग कर दिए। तो ये इधर पे इनपुट हो गया और इधर पे क्या बन गया? आपका आउटपुट बन गया। सो ये इनपुट है और यहाँ पे ये आउटपुट सिग्नल आप ले रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन बेस मोड एंड कॉमन एमीटर मोड। देखो ये जो फार्मूला है ना टोटल करंट का, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, ये हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे ये वाला मोड हो चाहे ये वाला मोड हो। ठीक है, कॉमन बेस मोड में करंट गेन क्या लिखते हैं यहाँ पे? करंट गेन, कॉमन बेस मोड में करंट गेन होता है अल्फा। तो करंट गेन अल्फा, देखो करंट गेन इज अल्फा। अल्फा डीसी कैसे निकालोगे? आउटपुट करंट इज IC अपॉन इनपुट करंट इट इज IE। तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। एंड अल्फा AC मतलब डायनेमिक अगर निकालोगे तो चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE करोगे तो ये अल्फा AC निकलेगा। और अल्फा DC कैसे निकलेगा? यहाँ पे करंट गेन IC अपॉन IE। इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर करंट इज स्मॉलर देन द एमीटर करंट। ठीक है, इसलिए इसमें जो करंट गेन होता है वो लेस देन 1 मिलता है आपको। और ये वाले मोड में जो करंट गेन आएगा इसको मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर बीटा से। ठीक है, करंट गेन इट इज डिनोटेड बाय बीटा एंड बीटा DC is equals to output current is IC and input current is IB। तो बेस करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज पे होता है, ध्यान देना यहाँ पे। एमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट ये किस रेंज पे होते हैं? मिली एम्पियर की रेंज पे। एंड बेस करंट ये किस रेंज पे होता है? माइक्रो एम्पियर की रेंज पे होता है। तो बीटा की जो वैल्यू है करंट गेन की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होती है करंट गेन, मतलब आउटपुट में। या फिर बीटा AC अगर आप देखोगे तो इट इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 से ये कम होती है और ये 1 से बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें करंट गेन कम है और इसमें करंट गेन बहुत ज्यादा है। तो एज अ एम्पलीफायर के फॉर्म पे किसका यूज किया जाता है? कॉमन एमीटर मोड का यूज किया जाता है, इस मोड का यूज नहीं किया जाता। बट क्वेश्चन अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में, इनपुट सिग्नल अगर आप यहाँ पे इस तरह से दे रहे हो तो जो आउटपुट सिग्नल ये सेम फेज में मिलेंगे, मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, फेज डिफरेंस 0 रहता है। लेकिन इस सर्किट में कॉमन एमीटर मोड में जो आउटपुट सिग्नल आते हैं ये एम्पलीफाइड होके मिलते हैं। एंड जो फेज डिफरेंस होता है ये कितने का होता है? पाई का। पाई मतलब 180 डिग्री का यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में। इनके इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, 0 रहता है, लेकिन ज्यादा एम्पलीफाई नहीं होते। लेकिन यहाँ पे सिग्नल ज्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि करंट गेन यहाँ पे ज्यादा है। करंट गेन ज्यादा होने के कारण सिग्नल जो होते हैं ना एम्पलीफाई होके मिलते हैं।
फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होता है, यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड एक और चीज आती है इसमें, ये तो अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर मोड जो सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन, तो अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन आएगी आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। इसमें दोनों तरफ देखो एक चीज कॉमन आ रही है आईसी, यहाँ भी और आईसी यहाँ भी, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, आई ई अपॉन आई सी इक्वल्स टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। ठीक है, तो फिर इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी आपकी, आई ई अपॉन आई सी, ये किसके बराबर है 1 बाई अल्फा, ये किसके बराबर 1 बाई बीटा प्लस 1। तो अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1। तो कभी कभी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे देता है, उससे आपको बीटा निकालना होता है, या बीटा की वैल्यू दे दिया रहेगा, उससे आपको अल्फा निकालना है। तो ये कैलकुलेशन आप इस तरह से करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर हाँ सर, आपने करंट गेन ऐसे ही लेके आईसी अपॉन आई और इसमें आईसी अपॉन आई बी। बेटा इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट देखना, आउटपुट में कौन सा मिल रहा है, आईसी वाला है। इनपुट कॉमन एमीटर में इनपुट कौन सा है, बेस करंट है। सिमिलरली कॉमन बेस मोड में इनपुट करंट कौन सा, आईई, और आउटपुट करंट कौन सा, आईसी। जिस टर्मिनल को कॉमन कर दिए वो तो दोनों के लिए कॉमन है ना। ठीक है, हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये आई ई और आई अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है ना, करंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये रिलेशन है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहे हैं हम। ले लिया, अरे ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया, हेलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? एंड देन पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन ना। 4 ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया हो गया। वेदांत माइक। एंड देन अब देखो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांजिस्टर की, कौन सा पेज आएगा ये, 4th क्या? कौन सा पेज है, पेज नंबर 4? हाँ सर, पेज नंबर 4 है। अब देखो पेज नंबर 4 पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर मोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये हो गया कि इनपुट और आउटपुट में करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ या रिलेशनशिप कैसी आती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड। ठीक है, कॉमन एमीटर मोड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग अल्टीमेटली। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर दो, कॉमन एमीटर मोड आप बना रहे हो तो कॉमन एमीटर का जो सर्किट डायग्राम है ये इस तरह से रहेगा। ये एमीटर टर्मिनल हो गया, ये बन गया आपका कलेक्टर टर्मिनल, और ये बन गया आपका बेस टर्मिनल। सपोज ये एनपीएन, चलो पीएनपी लिख देता हूं मैं, ये ट्रांजिस्टर इट इज पीएनपी। ठीक है, और आपने एमीटर को कॉमन कर दिया है। ये अभी सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा। तो अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एरो कैसे बनेगी, वहां पे जहां पे 3 टर्मिनल बने एरो कैसे बनेगी, पीएनपी है, एरो
पीएनपी है तो यहाँ पे एरो ऐसी आएगी ना, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ये एरो आ गई यहाँ पे। और अगर एनपीएन लेते तो ये एरो कैसी बनाते? ये एरो बेसिकली ना करंट के डायरेक्शन को बताता, मतलब एमीटर टर्मिनल में करंट की डायरेक्शन, ये एरो ऐसी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक, सर ये पीएनपी है ना? क्या ये पीएनपी है ना? चेंज कर दिया ना, एनपीएन, एरो ऐसे ले लिया तो एनपीएन बन गया ना ये, ठीक है ना सर? ओके। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ट्रांजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए इसलिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपने लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दोगे जो बेस और एमीटर के जंक्शन के वोल्टेज को मेजर करेगा, ये। और एक यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, माइक्रो एमीटर लगा दोगे जो किसको मेजर करेगा, बेस करंट को मेजर करेगा। अब इनपुट को कैसा रखना आपको, फॉरवर्ड बायस में, तो P मतलब पॉजिटिव, तो P मतलब पॉजिटिव, ये बैटरी आप लगा दोगे, दिस बैटरी इज VVB, ठीक है। ये कौन से करंट को मेजर कर रहा है यहाँ पे, बेस करंट को, तो ये बन गया आपका बेस करंट। यहाँ पे ये वोल्टेज मेजर करेगा बेस एमीटर जंक्शन के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे आप एक मिली एम्पियर लगा दोगे तो ये कौन से करंट को मेजर करेगा, कलेक्टर करंट को मेजर करेगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, दिस रेजिस्टेंस इज RC, और इसको रिवर्स बायस में रखना, तो N को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका दिस बैटरी इज VCC, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दो जो कलेक्टर और एमीटर जंक्शन का वोल्टेज को मेजर करेगा। तो अब आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्ट कर दिया है सर्किट पे, ठीक है। ये दिस इज द एमीटर करंट, ये यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, बेस करंट, और यहाँ से ये कौन सा करंट आ रहा है, कलेक्टर करंट आ रहा है, ठीक है। तो इधर पे चला गया आपका कलेक्टर करंट, इधर पे आ गया आपका बेस करंट, ये एमीटर करंट। तो ये सर्किट आपने ऐसा बना दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट मतलब इस साइड पे ये इनपुट है और इधर पे क्या है आपका आउटपुट है ना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब VBE और यहाँ पे बेस करंट के बीच में ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इधर पे मैंने ले लिया VBE और इधर पे ले लिया हमने बेस करंट, ठीक है। ये माइक्रो एम्पियर की रेंज पे है। तो ये जो डायग्राम आता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में होता है ना, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट VCE की वैल्यू के लिए इस तरह से मिलेंगे। मान लो ये 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, कौन सी वैल्यू, VCE की वैल्यू। तो VCE की अलग अलग वैल्यू के लिए जब आप IB और VBE के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो इस तरह का मिलेगा आपको, ठीक है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ये कैसी, यहाँ पे इट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस ऑफ PN जंक्शन डायोड। मतलब इनपुट में रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है, फॉरवर्ड बायस है ना, इनपुट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब कलेक्टर करंट और VCE के बीच में ये ग्राफ है यहाँ पे, और बेस करंट को कांस्टेंट किया गया है यहाँ पे, दिस इज VCE, और यहाँ पे आपने लिया कलेक्टर करंट, ये मिली एम्पियर पे है और ये VCE है। और हर बार आप बेस करंट को फिक्स कर दोगे, ठीक है। यहाँ से बैटरी से आप बेस करंट को फिक्स कर दोगे और फिक्स बेस करंट पे फिर आप इनका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। तो जब बेस करंट 0 होता है ना, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ये कब मिलेगा आपको, जब बेस करंट यहाँ पर 0 है ना। और जब बेस करंट को आप
10 कर दिए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है, जैसे ये 10 माइक्रो एम्पियर पे बेस करंट को 10 माइक्रो एम्पियर कर दिया तो ये वाली ग्राफ ऐसा मिलेगा। फिर बेस करंट को आपने और बढ़ा दिया, 20 माइक्रो एम्पियर कर दिया तो ये ऐसा आ गया, और बढ़ा दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा बेस करंट। जब आपने 30 माइक्रो एम्पियर कर दिया तो ये ऐसा बढ़ गया, ठीक है, ये 5 है, ये वाली वैल्यू मान लो 10 है, ये वैल्यू मान लो 15 है, ठीक है। कलेक्टर करंट इस तरह से बढ़ रहा है। तो देखो बेस करंट में आप चेंज कैसे कर रहे हैं, 10 से 20 माइक्रो एम्पियर या 20 से 30 माइक्रो एम्पियर, लेकिन कलेक्टर करंट में चेंज कैसा मिल रहा है, 5 से 10, 10 से 15 मिली एम्पियर की रेंज में मिल रहा है। तो बेस करंट में स्मॉल चेंज करने से कलेक्टर करंट में बहुत लार्ज चेंज आपको ऑब्टेन्ड होता है, और इसी का यूज किया जाता है किसके लिए, एम्पलीफाइंग एक्शन के लिए। एज एम्पलीफायर जो एक्शन होती है वो इसी के कारण आती है। तो इसमें ये जो पोर्शन है जिसमें बेस करंट 0 है, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी लगभग लगभग 0 है। इस रीजन को बोला जाता है कट ऑफ रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है यहां पर का, ये कट ऑफ रीजन कहलाता है। दिस इज कट ऑफ रीजन, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन है, और जिसमें बेस करंट आपका अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है, तो ये एक्टिव रीजन कहलाता है। ये दिस इज एक्टिव रीजन, और ये वाला जो रीजन है जिसमें कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है, ये कहलाता है इसका सैचुरेशन रीजन। नाम थोड़ा अलग है ना, सैचुरेशन रीजन, ये सैचुरेशन रीजन है, बट दिस इज द सैचुरेटेड करंट। जब ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट पे आ जाता है तो कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाता है, अदरवाइज कलेक्टर करंट जब बदलेगा तो ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है, और ये जब कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाता है तो ये एक्टिव रीजन कहलाता है। और जब बेस करंट 0 तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी लगभग लगभग 0 है। इफ बेस करंट इज 0 देन कलेक्टर करंट इज आल्सो नियरली 0, तो ये कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड एक्टिव रीजन। और मैं अब यहाँ पे अगर करंट गेन की बात करूं, ठीक है, करंट गेन बीटा, तो बीटा डीसी का मतलब हो जाएगा आईसी अपॉन आईबी। तो यहाँ पे लेकिन इसमें आपको किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कांस्टेंट वीसीई। तो मान लो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू ले लिया, सपोज ये 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट पे आप देखोगे 20 वोल्ट पे अगर ये एमीटर कलेक्टर करंट ये 5 मिली एम्पियर का है, और बेस करंट उस टाइम पे कितने का, 10 माइक्रो एम्पियर का, तो ये वैल्यू लगभग लगभग कितनी मिलेगी कैलकुलेशन करने पे, माइक्रो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 और ये -3, मतलब 5/10 इंटू 10 टू द पावर 3, तो लगभग लगभग ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ पे 500 के आसपास आ रही है ना। एंड सिमिलरली अगर आप बीटा एसी को भी कैलकुलेट करोगे, डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईबी व्हेन वीसीई इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे ग्राफ से देखो, ये आप इन दो वैल्यू को ले लो, डेल्टा आईसी, तो डेल्टा आईसी 10 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर। तो इसको भी जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर भी आपका 500 के आसपास है। मतलब आप बीटा एसी एंड बीटा डीसी की जो वैल्यू है ये लगभग लगभग कैसी होती है, सेम होती है। तो आप कैसी भी कैलकुलेशन कर लो, बीटा एसी कैलकुलेट कर लो या बीटा डीसी कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू लगभग लगभग कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो लास्ट में जो किया हुआ मैंने करंट गेन का, और स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे, कल ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि छोटा सा बच्चा भी है ना, तो आज तो होगा नहीं। तो ये है ट्रांजिस्टर के बारे में, कल ट्रांजिस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और मे बी लॉजिक गेट भी अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो 1-2 दिन का है, कल से फिजिकल क्लास चालू करने का है। अब देखो तुम लोग आते हो कि नहीं, कल से टाइम टेबल में अभी डालूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी नहीं भी आओगे चलेगा, अभी देख लो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने पे ही है, बट टाइम टेबल में तुम्हारा टाइमिंग मेंशन रहेगी। तो ऑनलाइन क्लास भी होगी क्या? क्या बेटा? ऑनलाइन क्लास भी होगी?
ऑनलाइन शाम को है एज इट इज टाइम टेबल पे, लेकिन एक दिन में एक ही लेक्चर होगा तुम्हारा, फिर ऑनलाइन पे होगा तो तुम लोग देखो, अगर आ सकते हो तो आ जाओ सेंटर पे, मैं टाइम टेबल अभी डालूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ सेंटर पे आ सकते हो तो आ जाओ, अदरवाइज ऑनलाइन तो है ही, पर एक दिन में एक ही लेक्चर होगा फिर ऑनलाइन का आपका। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल करेंगे अपन। हाँ ओके सर।